जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और साथ ही आप लोग जानते हैं कि हम अभी पीछे आपका ज्योग्राफी की 2 क्लासेस खत्म कर चुके थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि साइंस की 3 क्लासेस हमारी होंगी। तो अब साइंस की 3 क्लास यानी आज फिजिक्स की क्लास होगी, कल केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर के, और नेक्स्ट डे आपका आपका बायोलॉजी की क्लास होगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि का मतलब एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि जो किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होती है। बल, वेग, विद्युत धारा या फिर कार्य। तो आप क्या बोलेंगे भैया? कार्य। भाई बल किस पर डिपेंड करेगा? आपका एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, दो चीजों पर। वेग किस पर होता है? आपका विस्थापन बटे समय, यानी कि मैं आपसे कहूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। और वर्क डन क्या होता है? आपका एफ एस कॉस थीटा होता है। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा होता है वर्क डन। ये क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। लेकिन विद्युत धारा क्या है? वो साथी आपका फंडामेंटल है, किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न नहीं है। ठीक है, इसी को हम फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल कौन कौन सी कितनी होती है बताएंगे? तो आप कहेंगे भैया जो भौतिक राशि हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो 7 यूनिट्स होती है। कितनी होती है? 7 यूनिट्स हैं। और 7 यूनिट्स कौन कौन सी हैं? 7 यूनिट्स कौन कौन सी हैं? तो आप बोलेंगे भैया लेंथ है। इंग्लिश वाले बच्चे सुन लिया करो मैं क्या बोलता हूँ। लेंथ है यानी कि लंबाई है। लंबाई को साथ ही हम किस में, तो जो मात्रक होता है उसको बोलते हैं 7, जो आपके मूल मात्रक हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। वो तो हो गई आपकी क्वांटिटी, ये हो गए आपके यूनिट्स। तो लंबाई को किस में नापेंगे भैया? मीटर में नापेंगे। ठीक है, और उसका साइन क्या होगा? मीटर का एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। द्रव्यमान यानी कि मास को किस में मेजर करेंगे? मास। तो आप कहेंगे मास को भैया आपका किलोग्राम में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। केजी उसका साइन होता है, केजी। समय को किस में मेजर करेंगे? बस बोलते रहें। समय को आप कहेंगे भैया सेकंड में मेजर करते हैं। किस में? सेकंड में। और जो उसका साइन है एसईसी होता है। और लंबाई होगी, समय हो गया, आपका ताप होता है। ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक होता है केल्विन। के इसका साइन होता है। क्या होता है? के इसका साइन हो जाएगा। विद्युत धारा, जो कि साथी ऑप्शन में ही हमको दिया गया, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। एम्पियर, जिसको हम ए में डिनोट करते हैं, ए। आपका ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बोले एक बार, जो ज्योति तीव्रता है, क्या बोलेंगे? सॉरी, ज्योति तीव्रता। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता को किस में मापेंगे भैया? कैंडेला में मापेंगे। साइन क्या होता है कैंडेला का? सीडी होता है। क्या बोलेंगे भैया? सीडी हो जाएगा। और एक होता है आपका पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, इसको किस में मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। साइन क्या होता है? एम ओ एल, मोल। ठीक है, मोल जानते हो ना? एक मोल में कितने अणु होते हैं? आपका 6.023 इंटू 10⁻23। जानते हैं इस बात को? एक मोल में पदार्थ की जो मात्रा है उसमें परमाणुओं की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। ओके, बहुत बढ़िया, रोशन गुप्ता, रजत, वेरी गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन कहता है ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोध का है, क्या रेजिस्टेंस का है ओम मीटर? भैया आप कहते प्रतिरोध का, तो सिर्फ आपका ओम होता है। ठीक है, ओम जो मात्रक है वो प्रतिरोधकता का है। किसका है? प्रतिरोधकता का है। जैसे चार्ज को किस में मेजर किया जाता है? ये भैया कुलाम में मेजर किया जाता है। कुलाम में, कुलाम में मेजर किया जाता है इसको, आवेश को। ठीक है, और ये आपका कंडक्टिविटी, ये आपका साथी किस में आपका डिनोट होगी? चालकता, ये आप बताएंगे। कंडक्टिविटी को किस में मेजर किया जाता है? जैसे मित्र मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आयतन को किस में मेजर किया जाएगा? यानी वॉल्यूम को। वॉल्यूम आप बोलेंगे इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। जैसे मैं आपसे बोल दूं घनत्व यानी कि डेंसिटी को किस में मेजर किया जाएगा? तो आप बोलेंगे भैया घनत्व होता द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान केजी में, और आयतन क्या होता? मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम।
क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है भैया। ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं वेग क्या होता है, वेग अभी मैंने बताया था आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, यानी एक दूरी है, मीटर अपॉन सेकंड में। यहीं से हमको क्या बनानी पड़ती है, डायमेंशन बनानी पड़ती है। ठीक है। तो एरन का बताइए, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य का बताइए, कार्य का क्या होगा, तो आप बोलेंगे कार्य का होता है आपका कार्य का होता है भैया वर्क डन। डब्लू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। तो एफ क्या होता है, न्यूटन में होगा, और एस किस में मेजर होता है, मीटर में। भाई डब्लू इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, पढ़ा होगा ना आपने फिजिक्स में। कार्य का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। जैसे शक्ति का मैं बोल दूं, शक्ति पावर, पावर की यूनिट क्या होती है आपका, तो आप बोलेंगे जूल पर मीटर होती है। जूल, जूल पर मीटर नहीं, समय के हिसाब से मेजर करेंगे तो जूल पर सेकंड ज़्यादा, जूल पर सेकंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को ही हम वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। ठीक है। शक्ति का मात्रक है वॉट। जैसे अगर मैं बात करूं शक्ति का, जैसे मात्रक होता है वॉट, एक होता है वॉट में, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, तो आप कहेंगे भैया 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। और एक किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, एक किलोवाट में वहां पर फिर 1000 वॉट होते हैं। क्या होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, 1000 वॉट होते हैं, बोलेंगे जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, जूल पर सेकंड, रंजना कुमारी, रोशन गुप्ता, वेरी गुड। सर मैंने अब तक पढ़ाई नहीं की थी। बेटा सोते रहो, पेपर के 4 दिन पहले पढ़ा करो, है ना, उससे कुछ होता नहीं है। आज नहीं तो कल पता चलेगा। चीजें लास्ट टाइम पे तो आपके रिवीजन के लिए होनी चाहिए, उससे पहले पढ़ के रखना है हमेशा। प्रकाश वर्ष जो लाइट ईयर होता है, ये क्या होता है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, एज या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, आप कहेंगे भैया प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। मैंने कल भी बताया था लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश द्वारा जो लाइट है एक वर्ष में चली गई दूरी। कल मैंने बताया था, थम्स अप करें जी भैया, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक वर्ष में तय दूरी बोले या चली दूरी बोले, जो दूरी उसने तय कर ली। ठीक है, किसने, प्रकाश ने। अब प्रकाश की गति कितनी होती है, तो आप कहेंगे भैया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। उससे क्या बनाया था फिर हमने, सेकंड से मिनट। ठीक है, मिनट से क्या बनाए थे, घंटे, घंटे से क्या दिन, और दिन से साल बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया है, बहुत बढ़िया, अनिरुद्ध ने कहा है कि भैया बहुत शानदार, महो पर मीटर होती है। हाँ, चालकत्व की महो पर मीटर होती है, एकदम से ठीक है। उसी को हम सीमेंस पर मीटर भी कहते हैं, याद रख लेना। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक पारसेक कितना होता है, पारसेक ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो आप कहेंगे ये लगभग भैया 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। यानी पारसेक बड़ा हुआ या फिर लाइट ईयर बड़ा हुआ, बोलेंगे जी, तो आप कहेंगे पारसेक भैया बड़ा हुआ। तो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, डिस्टेंस को मेजर करने की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो कौन सी है, सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी जो यूनिट है वो पारसेक है। जैसे तारे वगैरह के बीच की दूरी हमको निकालनी है तो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, वो पारसेक से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे भैया, एक लाइट ईयर में कितने ईयर होते हैं। राहुल सैनी तुम बुद्धू बच्चे हो क्या, मैंने बोला लाइट ईयर में वर्ष नहीं होते हैं। लाइट ईयर का मतलब है जो लाइट है, लाइट की स्पीड आप जानते हैं 3 लाख। ठीक है, 3 लाख ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 लाख। ये साथी आपका 3 लाख मीटर चलता है कितने में, पर सेकंड। और ये एक साल में कितना चलेगा, एक साल में कितना चलेगा, कल बताया मैंने, कल की क्लास देखो। तो ये अब जब 1 सेकंड आपको पता चल गया तो गुणा कर लो, गुणा करना जरा। 1 सेकंड पता चल गया तो मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भैया, 60 होती है। 1 मिनट पता चल जाएगा, 1 मिनट पता चल गया तो फिर घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। घंटा भी पता चल गया 1 घंटे में कितना चलेगा। 1 घंटे में पता चल गया तो फिर आपका एक दिन में कितना चलेगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन का पता चल गया तो एक साल में कितना चलेगा, इतनी दूरी बैठेगी। ठीक है,
इसमें जीरो छोड़ देते हैं हमेशा। कभी कैलकुलेशन करनी भी पड़ जाए तो शुरुआत की कैलकुलेशंस कर लेना, इनकी सिर्फ, ठीक है। आगे वर्ष नहीं होते हैं उसमें। यहां देखो ध्यान से, क्या बोलेंगे, 3 लाख, सॉरी मैंने यहाँ मीटर लिख दिया, किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। अगर इसका मीटर बनाना है, मीटर बनाएंगे तो कितना बनेंगे, बोले यहाँ 10⁵ आएगा, 3 × 10⁻, कितना है आपका 5 आएगा, और मीटर बनाएंगे तो फिर 3 बढ़ जाएंगे तो 10⁸ हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख कितना है आपका किलोमीटर, किलोमीटर प्रति सेकंड है, याद रख लेना, किलोमीटर जाता है वो इतना। दाब की इकाई क्या है, जो प्रेशर है, दाब होता क्या है, दाब होता है भैया, जो प्रेशर है, प्रेशर बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल F/A, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो जो बल है, बल को किस में नापेंगे और क्षेत्रफल को किस में नापेंगे, तो आप कहेंगे बल होता है भैया आपका, F होता है आपका M/A, और एरिया होता है आपका क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, ठीक है। M/A को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो न्यूटन मीटर हो जाएगा क्या, नहीं जी भैया। न्यूटन हो जाएगा क्या, न्यूटन अपॉन मीटर हो जाएगा, नहीं, न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर होगा, न्यूटन अपॉन स्क्वायर मीटर भैया एकदम से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। दाब का साथी, अगर इसी न्यूटन पर वर्ग मीटर को हम क्या कह सकते हैं, दाब का जो मात्रक है, फिजिक्स क्या कहती है, इनको नाम भी दे देती है, तो आप कहते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही भैया पास्कल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसको पास्कल भी कहते हैं। तो दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल हो गया। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, पारिस्थितिक दाब जिसको हम बोलते हैं, जो सिस्टम का दाब है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, बोल देते हैं पारिस्थितिक दबाव। कैसा दबाव, पारिस्थितिक, पारिस्थितिक। जो इकोसिस्टम का प्रेशर है उसको किस में मेजर करते हैं, बार में मेजर करते हैं। और एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 1 बार इक्वल्स टू हाउ मेनी पास्कल्स, तो आप बोलेंगे एक बार में होते हैं आपका, यानी बार बड़ी यूनिट है, 10⁵5 पास्कल, 10⁵5 पास्कल, ठीक है। तो दाब किस में मापा जाएगा हमेशा, तो आप याद रख लेना फॉर्मूला, अगर थोड़ा सा याद है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो फिर उसको रटने की जरूरत नहीं, आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे भैया, भैया एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जाह्नवी आपने ठीक लिखा है। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है, जो ओजोन परत की मोटाई है, बहुत अच्छी बात है, किसले पाल। बोलेंगे, बिल्कुल ठीक है अभिषेक भाई, क्या बोलेंगे, ओजोन परत की मोटाई, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की मोटाई किससे नापते हैं हम हमेशा, आप कहेंगे भैया डाब्सन इकाई होती है, क्या होती है, डाब्सन इकाई होती है, ठीक है, डाब्सन। नॉट में क्या नापा जाता है आपका, यहां पर नापी जाती है आपका समुद्री दूरी, समुद्री दूरी, समुद्री दूरी का मतलब होता है एक नॉटिकल जो माइल होता है, नॉट से बनता है नॉटिकल, एक जो नॉटिकल माइल होता है वो होता है साथी आपका 1852 मीटर। जैसे 1 माइल कितना होता है, वो 1600 मीटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। पॉइज, मैक्सवेल, ये तो आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गए, इनको छोड़ेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मेजर किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ वाटर, जल का बहाव, जल का जो साथी बहाव है वो क्यूसेक में मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं एंटीनोमीटर में क्या मेजर किया जाता है, एंटीनोमीटर में क्या मेजर किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, एंटीनोमीटर में सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण को मेजर किया जाता है। ऐसे ही एंटीनोमीटर की तरह आता है एटमोमीटर, एटमोमीटर में क्या मेजर किया जाता है, तो एटमो में साथी आपका वाष्पीकरण को यानी वेपराइजेशन को मेजर किया जाता है। जैसे मुझे बताइए बैरोमीटर, बैरोमीटर में क्या मेजर किया जाता है, बैरोमीटर में पढ़ते होंगे ना आप रीडिंग्स ऑफ बैरोमीटर,
बैरोमीटर की जो रीडिंग्स है एकदम से नीचे गिर जाए, उसका पाठ्यांक नीचे गिर जाए अचानक से, तो इसका क्या मतलब होता है कि आंधी आएगी। धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा हो तो साफ मौसम है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आपका बैरोमीटर, बैरोमीटर में क्या नापते हैं हम, तो आप बोलेंगे भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को हम किस में नापते हैं आपका, तो वो हम बैरोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, सॉरी 4। आपका अगर मैं पूछूं जायरोस्कोप में क्या मापते हैं हम, जायरोस्कोप, जायरोस्कोप में हम मापते हैं आपका, जायरोस्कोप में हम कोणीय वेग, पबजी वाले जानते होंगे जायरोस्कोप, सेटिंग्स होती हैं उसमें गेम में। कोणीय वेग जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, कितने एंगल आप घूम सकते हैं, क्या बोलेंगे, ये एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंगुलर वेलोसिटी को मेजर किया जाता है जायरोस्कोप से। अगर मैं बोलूं फैदोमीटर में क्या मेजर किया जाता है, फैदोमीटर, तो आप कहेंगे फैदोमीटर भैया डेप्थ ऑफ सी, किसी समुद्र की, किसी सागर की गहराई नापनी है, किसी सागर की गहराई मापनी है। ठीक है, वो फैदोमीटर है। आपसे पूछूं मैं अल्टीमीटर में क्या मेजर किया जाता है, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर में भैया ऊंचाई, क्या बोलेंगे, ऊंचाई, किसकी ऊंचाई भैया, जैसे कोई भी उड़ती चीज है, वायुयान हो गया, एरोप्लेन हो गया, तो अल्टीमीटर से देखा जाता है कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे अंकित चौधरी ने लिखा है पायरोमीटर टेम्परेचर। हाँ, लेकिन पायरोमीटर, पायर मीन्स क्या होता है, फायर, आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे वन वर्ड्स में, ठीक है, पायर क्या है, रूट वर्ड है। तो पायर होता है ऊंचे टेम्परेचर्स के लिए, हाई टेम्परेचर्स के लिए, क्या बोलेंगे, हाई टेम्परेचर्स के लिए। बहुत बढ़िया, दीपिका मोंडलवाल ने बहुत अच्छा लिखा है, रेन गेज में हम वर्षा को मापते हैं। रेन गेज समझते हो ना, कितने, आप अक्सर पढ़ते होंगे इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, आज 200 सेंटीमीटर वर्षा हुई, तो वो कितना ऊपर उठ जाएगा, जो वर्षा की वजह से जो तल आया, उसी को हम बोलते हैं आपका क्या, रेन गेज। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत, ये बहुत इंपॉर्टेंट और लगातार पूछी जाने वाली यूनिट्स है। एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, बहुत बढ़िया, यही क्वेश्चन आया। एनीमोमीटर में किसका, आपका साथी, एनीमोमीटर में क्या बताया आपका, तो आप बोलेंगे एनीमोमीटर नहीं बताया भैया, आपने बताया एंटीनो और एटमो। तो पानी का बहाव ये तो हो गया आपका क्यूसेक में, ठीक है, पानी की गहराई ये फैदोमीटर हो गई। पवन का वेग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये लक्स मीटर में, इसमें लक्स मीटर में मेजर की जाती है कि प्रकाश की कितनी तीव्रता है। ओके, तो पवन का जो वेग है वो किसमें, एनीमोमीटर में मेजर किया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं जो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को किसमें मेजर करेंगे, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को, वायु की आर्द्रता, तो आप क्या बोलेंगे, वायु की आर्द्रता भैया हम हाइग्रोमीटर में मेजर करते हैं, किसमें, हाइग्रोमीटर में मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर। जैसे मैं आपसे पूछूं जो कोई लिक्विड है या फिर कोई गैस है, द्रव और गैस का जो दाब है, जो प्रेशर है, प्रेशर ऑन लिक्विड एंड गैस, वो किसमें मेजर होता है, तो आप कहेंगे मैनोमीटर में, मैनोमीटर में भैया उसको मेजर किया जाता है। मैं आपसे पूछूं जैसे ये प्रकाश की तीव्रता आ गया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लक्स मीटर हो गया। ऐसे ही प्रकाश की तीव्रता के लिए लक्स मीटर ना दिया हो तो क्या चुन सकते हैं, तो प्रकाश की तीव्रता भैया फोटोमीटर में भी मेजर हो जाती है, क्या बोलेंगे, लक्स मीटर में भी, और आपका फोटोमीटर में भी आपका चेक हो जाती है। मैं आपसे बोलूं किसी विलयन की लवणता, किसी विलयन की लवणता किसमें मेजर होगी, जैसे हम बात करते हैं सैलिनिटी, लवणता किसको बोलते हैं, सैलिनिटी को, सैलिनिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, तो आप बोलेंगे ये होगी भैया आपकी किसमें, सैलिनोमीटर में, किसमें, सैलिनोमीटर में इसको मेजर किया जाता है, सैलिनोमीटर में। ठीक है, किसको बात कर रहे हैं कि भाई कोई लवण है, लवण का मतलब समझते हैं ना, साल्ट, तो उसकी जो कितना साल्ट उसमें है, सैलिनिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन, इसको किसमें, सैलिनोमीटर में। जैसे मैं बात करूं आपसे श्यांता, श्यांता समझते हैं, विस्कोसिटी, तो श्यांता को साथी, अच्छा अंग्रेजी वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, जैसे नाम ही इसका वो जानते होंगे, श्यांता विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी को किसमें, विस्कोमीटर में, तो तब आसान हो जाता है। जैसे यहाँ सैलिनिटी है, अब बात आती है हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत आती है, लवणता, सैलिनोमीटर, तो इन दोनों में रिलेशन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है।
श्यानता क्या होती है? विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं विस्कोमीटर। तो आप भी जानने की कोशिश किया करो कि उनके अंग्रेजी नाम क्या है, ठीक है। तो ये क्या है? श्यानता को विस्कोमीटर में, श्यानता का मतलब होता है कोई द्रव कितना गाढ़ा है। जैसे शहद गाढ़ा है या पानी, मुझे बताएं। तो जो जितना गाढ़ा होता है, कई बार क्वेश्चन ऑप्शन देता है निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे कम है या सबसे ज्यादा है। तो कुछ गाढ़ी चीज दे देता है, कुछ हल्की चीज। तो जो जितना गाढ़ा, ठीक है, वो उतना ही अधिक श्यान होगा, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये पता हो, जैसे शहद और जल में किसकी, शहद की ज्यादा हो जाएगी। ओके, आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। जैसे आप देखेंगे भैया, आपके वाहन में रहता होगा, आपकी गाड़ी बाइक आप चलाते होंगे तो 1 किलोमीटर दिखाता रहता है, वही ओडोमीटर है, ठीक है। ऑन्डोमीटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो साथी आपका फ्रीक्वेंसी को बताता है, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ऑन्डोमीटर वही होता है। ऑडियोमीटर में साथी आपका, आप ध्वनि को सुन सकते हैं, ऑडियो माने ध्वनि, और मीटर ध्वनि की जो इंटेंसिटी है, साउंड इंटेंसिटी बोलेंगे। अमीटर में क्या साथी, हम विद्युत शक्ति को मापते हैं। देखो छोटा सा शब्द है, विद्युत शक्ति नहीं भैया, विद्युत धारा। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं अमीटर से, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक पावर को नहीं, विद्युत शक्ति को नहीं। शक्ति तो हमेशा वॉट में मेजर होती है, वॉट में। शक्ति हमेशा किस में मेजर होगी? तो आप बोलेंगे भैया वो वॉट में मेजर होती है। सर जल ज्यादा गाढ़ा है शहद से, अब बुद्धू, तो मैं कमेंट करना जरूरी है, दूसरे का टाइम भी खर्च करना मत लिखा करो कुछ भी निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश का मतलब होता है क्या? जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप कहेंगे भैया सदिश में सदिश, सदिश यानी कि आपका जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, जितनी भी सदिश राशियां हैं, उनमें दिशा तो होगी ही होगी। सदिश मतलब दिशा तो होगी ही होगी, दिशा के सहित हैं, साथ में परिमाण होता है। जया बोलेंगे आपका, यानी कि एक आपका भैया डायरेक्शन भी होगी और एक आपका क्वांटिटी भी होगी। जैसे आप कुछ लेने गए दुकान से, आपने मांगी दुकानदार से क्वांटिटी 5 kg, 5 किलो चीनी मांगी आपने दुकानदार से। तो आप मुझे बताइए, जब आप 5 किलो चीनी मांगते हैं तो सिर्फ क्वांटिटी की बात उससे करते हैं, या भैया ये भी कहते हैं उससे किस दिशा में चाहिए मुझे चीनी, कि उत्तर दिशा में 5 किलो चीनी दे दो, साउथ साइड में मुझे 100 ग्राम नमक दे दो, कैसा आप मांगते हैं उससे? आप कहेंगे नहीं। तो आप कहेंगे भैया कि इसमें तो भैया परिमाण परिमाण की जरूरत है। तो परिमाण परिमाण की जरूरत किस में हुई? द्रव्यमान में। मास में कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही है। यानी जो मास है, द्रव्यमान है, ये कैसी यूनिट है? तो आप बोलेंगे भैया ये तो आपका अदिश हो गई। कैसी हो गई? अदिश हो गई। अदिश का मतलब क्या होता है? आपका स्केलर हो गई। क्या हो गई? स्केलर हो गई, ठीक है, स्केलर हो गई। बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा जी, तो यहां पर अगर हम बात करें समय, सेकंड, आप किसी को टाइम बताएंगे तो क्या टाइम में आप बताएंगे उत्तर दिशा में 4 बज गए हैं? नहीं भैया, तो ये क्या हो गई? अदिश, इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं, ठीक है। चाल, चाल किस पर दूरी डिपेंड होती है? देखना आप ध्यान ध्यान से। स्पीड बराबर क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटे समय होता है। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है आपका? जरा देखना, दूरी पर और समय पर। अब दूरी की कोई साथी आपका दिशा होती है? दूरी क्या होती है? आप जरा सोचिए, डिस्टेंस क्या होती है? ए बिंदु से शुरू करके बी बिंदु तक कोई पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, इसको अपने खेत में भेजो। कोई खेत में ऐसे भागा, रास्ता, घर, स्कूल, कहीं भी जा जाके यहां रुक गया, तो कोई दिशा थी फिक्स? कोई दिशा थी? कोई अगर यहां से चला ए बिंदु से, और साथी बी बिंदु से होते हुए, बी पॉइंट से होते हुए सी पॉइंट पर पहुंचा, कोई दिशा है फिक्स? कोई दिशा है? और लेकिन मैं बोल दूं ये क्या है? ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। विस्थापन की दिशा होती है, दूरी की कोई दिशा नहीं होती। तो अगर विस्थापन की क्या होती है? दिशा होती है। बात समझ गए? न्यूनतम पाथ है। ये क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम
स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, शुरू और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन है। तो विस्थापन में दिशा होती है जी भैया। दूरी में कोई दिशा होती है? दूरी में कोई दिशा होती है, यस और नो? आप कहेंगे दूरी में भैया दिशा नहीं होती है, यानी इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होती है। तो जब दूरी में ही दिशा नहीं है तो क्या चाल में दिशा हो जाएगी? चाल में दिशा हो जाएगी? आप चाल में बताएंगे दिशा हो जाएगी, आप कहेंगे नहीं। लेकिन दोस्त मैं अगर विस्थापन कहता तो तब आपका क्या बोलते हैं? विस्थापन के लिए विस्थापन से हम क्या निकालते हैं? वेग। तो चाल और वेग में यही अंतर है, याद रख लेना। बहुत सारे लोग वेग को ही चाल समझ लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? ये किस पर डिपेंड करेगी? विस्थापन पर। और मुझे बताओ विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की साथ ही आपका यूनिट होती है या नहीं होती? यानी इसकी दिशा होती है नहीं होती? आप कहेंगे जी भैया। अगर ये दिशा के साथ में ये सदिश है तो वेग भी क्या हो गया? वेग भी सदिश हो गया, यानी वेग भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। बात समझ में आई? बात समझ में आई जी भैया। तो आप क्या बोलेंगे भैया? सदिश राशि कौन सी है? वो विस्थापन होगी। और विस्थापन पर जो जो भी रिलेट करेगा विस्थापन, इसके लिए हम वे के वर्ड बनाते थे आपका। जैसे विस्थापन हो गया वेग, वेलोसिटी हो गया, संवेग हो गया मोमेंटम, ठीक है, संवेग हो गया, इम्पल्स हो गया आपका, क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। आवेग क्या बोलेंगे इसको? आवेग भैया इसको कह देते हैं। त्वरण, एक्सेलरेशन कह देते हैं, ठीक है। जैसे विद्युत धारा की मात्रा हो जाता है आपका। दूरी क्या है? अभी आप समझ गए, दूरी की तो कोई दिशा होती ही नहीं, अदिश है आपका, क्या बोलेंगे? वो अदिश है। तो जैसे हमने अदिश की बात की, यहां पर द्रव्यमान है। आयतन में भी आप कोई चीज को माप रहे हैं, जैसे आयतन क्या? लीटर। 2 लीटर दूध उत्तर दिशा में, क्या ऐसे बोल देंगे आप कहेंगे नहीं जी। ऐसे ही दाब है, ऐसे ही साथ ही चाल है। तो आपको सोचना होगा, इनको रटना नहीं है। आपको सोचना होगा कि इस चीज के मेजरमेंट के लिए क्या डायरेक्शन की जरूरत है या नहीं है। ओके, कोई दिक्कत? भैया त्वरण कैसे? अब तुम जानो इस बात को। मैंने तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। देखो त्वरण क्या होता है, अब तुमको त्वरण की परिभाषा पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता? वेग परिवर्तन की दर बटे समय होता है। यानी कोई गाड़ी 40 की स्पीड पर चल रही थी, उसने अपनी गाड़ी को स्पीड एक्सेलरेट करके 60 पे कर लिया। 60 पे कर लिया तो स्पीड कितनी बढ़ गई? 20। तो क्या बोलते? अंतिम अंतिम जो वेग है और ये प्रारंभिक वेग, इनका अंतर देख लो। तो यही आपका क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन कितने टाइम में? कुछ टाइम तो लगा होगा इसको, कुछ टाइम तो लगा होगा इसको। तो आप बोलेंगे भैया जब ये वेग पर डिपेंड कर रहा है, वेग क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है? उसकी दिशा होती है। भाई किसी दिशा में ही तो तय करी होगी कोई दूरी। अब अपॉन समय। अब आपको त्वरण पता नहीं है, मान के चलो कि त्वरण क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, अंतिम वेग क्या होता है, फिर बोलो भैया समय क्या होता है, तो ये गलत बात है। आगे आएंगे भैया। समुद्र की आपने 2 बता दी, नॉट एंड फेदोमीटर। आपका बच्चा क्लास में ध्यान नहीं है। फेदोमीटर मैंने बताई है गहराई, नॉट मैंने बताई है समुद्र में जहाज ने कितनी दूरी तय करी। जहाज जब दूरी तय करता है तो ऐसे तय नहीं करता है। नॉटिकल माइल कल भी मैंने आपको बताया, समुद्री दूरी एक बॉडी से लेकर के पानी में कितना दूर कोई गया है, तो वो पानी के सरफेस पे है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और गहराई होती है नीचे की तरफ। दोनों चीजों का अंतर आपको पता होना चाहिए। मोटी बुद्धि है तेरी तो शिव बच्चन यादव है, बहुत मोटे दिमाग का है भाई। कोई नहीं, आएंगे। 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है वो 4:9 है। तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? उनकी वेलोसिटीज का क्या अनुपात होगा? पहले तो मुझे बताओ गतिज ऊर्जा होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो आप कहेंगे भैया काइनेटिक एनर्जी होती है आपका 12 mv²। ठीक है। ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा हमेशा कैसी चीजों में होगी? जिनके अंदर एक गति है। जैसे मैं बोल दूं आपका चलती गाड़ी, चलती गाड़ी, बहती नदी, ठीक है, चलती गाड़ी, बहती हुई हवा, बहती हुई हवा। तो जिन चीजों में मूवमेंट है उनके अंदर कैसी होती है? गतिज ऊर्जा होती है। एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति की वजह से होती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे तुम अभी बैठे हुए हो तो तुम्हारे अंदर कौन सी ऊर्जा है? कोई लिख नहीं रहा है, बस सुन रहा है, बस सुन रहा है ना। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? U = mgh।
तो आप बोलेंगे ये किसकी वजह से होती है? स्थिति की वजह से। जैसे मैं बोल दूं आपका रुकी गाड़ी, रुकी गाड़ी, ठीक है, बांध का पानी, भाई जो वाटर है डैम का, वो क्या रुका हुआ है, रुका हुआ है ना। तो जो गति की चीजें हैं उनमें होती है हमेशा काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहा काइनेटिक एनर्जी का जो अनुपात है, यानी कि पहला अनुपात दे रखा है आपका K1 बटे K2, दो की एनर्जी यही तो बनेगी। तो आप बोलेंगे भैया ये दे रखा है उसने 4/9। कहने का मतलब है हाफ mv², अगर हम बात करें आपका mv1² हो जाएगा, हाफ mv2² बराबर 4/9 दे रखा है। भाई मास की, क्योंकि दो समान द्रव्यमान है तो m को हमने इक्वल रखा, m बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, द्रव्यमान क्या है, समान है भैया। लेकिन गतिज ऊर्जाओं का उसने रेशियो दे दिया, तो हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, तो v1/v2 का होल स्क्वायर आ गया, ये दोनों पे स्क्वायर है जी भैया, 4/9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा आपका, बोलेंगे, तो v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा आपका √4/9। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2/3, तो 2/3 हो जाएगा। यानी आप समझे इस बात को, दोनों रिलेशन समझना, ये तो मन में बात की निकालने की। अगर कभी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दिया हुआ है और वेग का अनुपात पूछे तो सीधे क्या कर देना है, स्क्वायर रूट। जैसे मैं आपसे कहूं दो वस्तुओं की जो गतिज ऊर्जाएं हैं उनका अनुपात 16:25 है, तो उनके, ये किसका दे रखा है उसने, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दे रखा है, के रेशियो दे रखा है आपको। अब मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे अब कि भैया अच्छा अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब वहां कैलकुलेशंस नहीं करेंगे एग्जाम में, सीधे रेशियो निकाल देंगे। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा इनका, बस सीधी सी बात है, यही कैलकुलेशन चलेंगी, लास्ट में रूट ही होगा। तो आप बोलेंगे भैया कितना हो जाएगा, 4×5 हो जाएगा। यहीं से दूसरा एस्पेक्ट भी आप समझें कि अगर कभी वेलोसिटी का रेशियो दे दिया तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं, रिलेशन समझ गए, ये रिलेशन आपको क्लियर है कि भैया काइनेटिक एनर्जी अगर दी हुई है और पूछ ले वेलोसिटी, तो क्या पूछेंगे, आपका रूट कर देंगे। अगर वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी का स्क्वायर करके ही, वेलोसिटी का स्क्वायर करके ही तो काइनेटिक एनर्जी निकलती है जी भैया। तो जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि भैया वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है, वेग का रेशियो दे रखा है, वेग का रेशियो दे रखा है आपको 16:18, और पूछना चाह रहा है आपसे, क्या पूछना चाह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो होंगी वो किस अनुपात में होंगी, इनका रेशियो बता दो क्या हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भैया स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, और 18 का कितना होता है, 344। कोई दिक्कत, 344 ही होता है ना, मैंने तो बहुत दिन बाद स्क्वायर की कैलकुलेशन करी है। 16 धाम 160 और 16 छक्कम 96, ठीक है। 18 धाम 180 और 18 अट्ठे 144, 180 और 324 आएगा ना यार, 344 नहीं आएगा, 324 आएगा। 18 धाम 180 और 18 अट्ठे 144, 80 और 144 24 होंगे, 324 आएगा, है ना। शायद कई सालों के बाद में स्क्वायर आया हो मेरे सामने। तो क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो 256 324, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, XYZ, है ना। नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, त्वरण ज्ञात करने का, त्वरण, त्वरण क्या होता है आपका, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर कैसे निकाल सकते हैं आप, ए, तो मैंने आपको बताया भैया क्या होता है, अंतिम वेग, आपकी बाइक 30 पर चल रही थी, तुमने देखा तुम्हारे साइड से कोई निकल के आगे पहुंच गया, तो तुम क्या कर दोगे, बाइक की स्पीड तेज कर दोगे कि काश वो हमें देखें, और वो तुम्हें कभी देखते भी नहीं है, फिर भी तुम तेज जाते हो और आगे जाके ठुक जाते हो। तो जो अंतिम वेग था आपका और प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग को हम कहते हैं v, और प्रारंभिक वेग जिसमें आप पहले चल रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो v माइनस यू होता है, v माइनस यू होता है। आपने जो v माइनस यू कितने टाइम में किया है, तो v माइनस यू बटे t होती है, ये एक्सेलरेशन है, यही एक्सेलरेशन है।
समझ गए? लास्ट में आपकी क्या स्पीड रही? आप 30 पर चल रहे थे, ठीक है, बताना मुझे, 30 पर चल रहे थे आप, है ना, और आपने देखा किसी को आपके साइड से कोई चला गया, तुमने सोचा नहीं नहीं मैं तो काफ़ी डैसिंग हूँ, काफ़ी अच्छा हूँ, मुझे ये देखनी चाहिए, तुमने उसकी स्पीड बढ़ा के कर दी 110, तो कितना अंतर आया? अंतिम वेग क्या हो गया? अब 110 हो गया। तो आप कहेंगे भैया ये कितना अंतर आया? 80 का अंतर आया। किसी टाइम में तो हुआ होगा, 10 सेकंड लगी होंगी, 20 सेकंड लगी होंगी, आप कहेंगे जी। तो यहीं से ये बनते हैं गति के समीकरण। यहां से मुझे आप लोग किसकी वैल्यू निकाल के बताएंगे? ए बराबर वी माइनस यू टी, वी की वैल्यू बताओ, वी क्या निकालेंगे? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी में से वी कैसे निकालेंगे? तो अगर v को निकालना है भैया टी की उधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। भाई क्या हो जाएगा? टी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू, और अगर v की वैल्यू निकालनी है तो u को भी उधर भेजना पड़ेगा, यानी u प्लस ए टी। यही आपका क्या बोलेंगे? मोशन का पहला इक्वेशन है, गति का पहला समीकरण। कितने समीकरण होते हैं गति के? v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण होता है। ठीक है, स्कूल टाइम में तो हमें बहुत दिक्कत होती थी इसमें, पता नहीं कौन सा समीकरण कब निकालना है। न्यूमेरिकल्स में हाफ ए टी स्क्वायर होता है और वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इनको साथ ही एग्जामिनर कैसे पूछता है? इधर उधर कर देता है कभी कभी, ठीक है, क्या बोलेंगे? इधर उधर कर देता है। इधर उधर का मतलब जैसे जरूरी नहीं है इसी फॉर्म में लिख के देगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। देखो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या ऐसे लिख सकते हैं? ए टी बराबर वी माइनस यू, लिख सकते हैं या नहीं? यस और नो? आप कहेंगे जी भैया इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। इसको अगर मैं बोलूं एस माइनस यू टी, भाई यू टू को उधर भेज दिया, बचा क्या इधर? हाफ ए टी स्क्वायर। ये लिखी जा सकती है या नहीं? लिखी जा सकती है या नहीं? लिखी जा सकती है या नहीं बोलो? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो एग्जामिनर पूछ लेता गति का कौन सा समीकरण सही नहीं है। आप प्लस माइनस किधर भी दे, आपको ये 3 फॉर्म में पहुंचा देना, उसको जो पहुंच जाए इन 3 फॉर्म में तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं। तो हम तो इनको याद करते थे भैया, क्या बोलते थे? अगर कहीं भी एग्जामिनर ने एस की वैल्यू नहीं दी है तो इसको लगाना है, हम समझ जाते थे। कहीं भी एग्जामिनर ने टी का जिक्र नहीं किया है फॉर्मूले में, आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है, अगर कहीं भी टी का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कहीं भी अगर आपका एस का जिक्र नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये आपको पता होने चाहिए। ओके, तो गति के 3 समीकरण होते हैं। अब गति के 3 समीकरण होते हैं तो न्यूटन के गति के नियम भी हैं फिर समीकरण के अलावा। क्या बोलेंगे? जो भैया मोशन के लॉ हैं, गति के नियम किसने दिए थे? गति के नियम भैया न्यूटन ने दिए थे अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में। प्रिंसिपिया ने दिए थे 1687 में, न्यूटन के गति के नियम। क्या नियम है बता सकते हैं? गति के नियम जो है, जो पहला नियम है वो क्या कहता है? न्यूटन का जो पहला नियम है वो है आपका जड़त्व का नियम। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, जड़त्व का नियम। पहले नियम को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि आपका लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? देखो आप कहीं बैठे हुए हैं अपनी सीट पर, जी भैया, जब तक आप खुद को नहीं हिलाएंगे तब तक आप नहीं हिलोगे। चलो तुम तो बड़े चलायमान हो, तुम्हारी तो मतलब बोलते हैं ना शरीर में चैन ही नहीं है। कोई एक चीज देखो, अपनी कॉपी को रखो अपनी दूर, कॉपी जब तक ऐसी ही रखी रहेगी जब तक आप उसे वहां से हटाएंगे नहीं। तो यही जड़त्व का नियम है कि कोई वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहेगी। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम में रहेगी, मतलब आराम में रहेगी, और कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति में रहेगी, जब तक उस पर बाह्य बल लगा के, मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के परिवर्तन ना किया जाए। समझ गए? यही जड़त्व का नियम। बात क्लियर है? जैसे मैं बोल दूं रखी किताब, कोई स्टूल है आपका, कोई कुर्सी है, जैसी रखी हुई है ऐसी रखी रहेगी। चाबी टंगी हुई है आपकी, जी भैया, कपड़े टंगे हुए हैं ऐसे ही हैं। रखी किताब, आपका टंगे कपड़े कमरे में, जो टंगे कपड़े हैं जी भैया ऐसे ही हैं। तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? तो ये जड़त्व में है। तो ये सारी चीजें किस में है? विराम में है। और
वस्तु गति में भी तो हो सकती है, जैसे चलती साइकिल, अगर इसको ना रोका जाए, ब्रेक ना लगाया जाए तो चलती रहेगी या नहीं, बताओ। आप कहेंगे जी भैया चलती रहेगी। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, चलती कैसे रह जाएगी? चलती रहेगी, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है उसकी गति का जो विरोध करती है? तो आप कहेंगे भैया जो आपका फोर्सेस तो लगते ही हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, अगर वो ऐसे घूम रही है तो उसके रिवर्स में बल काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है घूमते हुई चीज में, ठीक है। वो लुढ़कने में भी सहायता कर रहा है, लेकिन अंत में क्या होगा? अंत में बाह्य बलों की वजह से उसे रुकना होगा, ठीक है। तो समझ गए, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा तब तक जो उसकी साथी आपका पोजीशन है वो सेम रहेगी, विल बी रिमेन इन सेम पोजीशन अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो ये जड़त्व का नियम है। जैसे जड़त्व की वजह से क्या होता है, मतलब कंबल को ऐसे झड़क दो आप, उसमें धूल भरा हुआ कंबल है, क्या बोलेंगे, उसमें धूल भरा हुआ कंबल है, तो आप उसको ऐसे करेंगे तो धूल कैसे निकलेगी उससे, बताएं एक बार। तो अब तक तो धूल के कण कैसे थे बाबूजी, ऐसे चिपके हुए थे, मतलब विराम में थे, रेस्ट में थे एकदम से, उनको विरोध करना पड़ा। इसी से बहुत सारी चीजें बनती हैं। जैसे मान के चलो आप बाइक पे जा रहे थे, ठीक है, ये आप है, आपका नाम है यहां पर साथी टुनटुन, क्या बोलेंगे, टुनटुन बाइक को चला रहा है, ठीक है, ऐसे, और टुनटुन के पीछे, टुनटुन से ऊंची सीट बनाओ, आजकल ऊंची सीट की बाइक रहती है पीछे वाली, छपरी वाली बाइक जो है, तो टुनटुन के पीछे बैठी है टुनटुनी, ठीक है, टुनटुनी बैठी हुई है इधर। तो मुझे बताओ टुनटुनी जो बैठी हुई है, अगर ये बाइक को चला रहा है, अब बाइक आगे की तरफ जा रही है, अगर ये ब्रेक मारेगा तो टुनटुनी कहां जाएगी? टुनटुन बाइक चला रहा है, गाड़ी चल रही है, तो मुझे बताओ ये कैसी है इस टाइम भैया, गति में है, क्या इसमें मोशन है? मोशन में है, क्या बोलेंगे जी भैया, मोशन में है, गति में है। तो ये बाइक चला रहा है ऐसे, मतलब अभी चला रहा था ये 40 की स्पीड पे, एकदम से इसने कर दी 90 की स्पीड, एकदम तो होगी नहीं, अगर सुपर बाइक है, बड़ा इंजन है, हॉर्स पावर्स उसके ज्यादा है तो हो भी सकती है। तो ये कहां जाएगी मुझे बता सकते हैं आप? तेज चला रहा था, एक तो इस गति बनेगी कि 40 से स्पीड पहुंच जाए 60, एक है ब्रेक लगाएगा तो स्पीड पहुंच जाएगी 40 से एकदम से मान के चलो 10, या जीरो की तरफ सोच ले, जीरो ही सोच लो, एकदम ब्रेक लग गए। दोनों स्थितियों में क्या होगा? अगर भैया ब्रेक लगे तो ब्रेक की स्थिति में जाएगी आपका, ब्रेक की स्थिति में टुनटुनी पहुंच जाएगी आगे सड़क पर, सारी हवाबाजी खत्म, कहां आ गई? यहां। तो क्या समझे इस बात से? फिजिक्स का कौन सा लॉ है? और अगर स्पीड 40 से 60 हो गई तो भैया टुनटुनी चली जाएगी पीछे की तरफ। टुनटुनी कहां जाएगी? टुनटुनी पीछे चली जाएगी। कोई बात समझे? तो क्या बात समझे? अगर कोई वस्तु गति में है, जैसे आप बस में बैठे हुए हैं, आप समझना, आप बस में बैठे हुए हैं, आराम से सीट पे बैठे हुए हैं, एकाएक बस चल देती है, एकाएक बस चल देती है, तो बस की गति बढ़ी ना, एकाएक अचानक से, ठीक है, बस चल देती है, तो आप कहां जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ? तो अभी तक आप विराम में थे, तो क्या बोलेंगे? भैया पीछे की तरफ चला जाऊंगा, पीछे की तरफ। यानी कोई वस्तु अगर विराम में होती है और उसमें एकदम से गति हो जाए तो मूवमेंट किधर होगा? पीछे की तरफ। घोड़े पे बैठा हुआ कोई, घोड़ा भागा तो पिछली सवारी कहां जाएगी? अगले वाले को तो पता, वो तो पकड़ के बैठा है, तो अगला वाला जाएगा पीछे। यानी विराम कभी भी है, विराम से एकदम से, रेस्ट से कोई भी चीज चलेगी तो हमेशा मूवमेंट कैसे होगा? पीछे की तरफ। और अगर कोई चलती हुई चीज है, जैसे ब्रेक लगे, बस के ब्रेक लगेंगे तो हम सब कहां जाएंगे? आगे की तरफ। यानी कोई चीज अगर मोशन में है, मोशन में है तो हमेशा कहां जाएगी? वस्तु आगे की तरफ जाएगी, आगे की तरफ। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यही क्या है? ये गति का पहला नियम है, ठीक है। गति का दूसरा नियम क्या कहता है? जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? तो दूसरा नियम कहता है आपसे F समानुपाती m इंटू ए। याद रख लेना, फोर्स, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो बल है, सबसे बड़ा जो ताकत है वो माँ है, माँ, m इंटू ए। और तीसरा क्या होता है? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताओ मुझे, हमेशा बचपन से पढ़ते आए होंगे। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम क्या होते हैं?
क्रिया प्रतिक्रिया के नियम क्या होते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम क्या होते हैं बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है रंजना कुमारी, एकदम सही समझ पाए हैं आप। तो क्या बोलेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन रिएक्शन। तो जितना आप बल इधर की तरफ लगा रहे हैं तो उतना ही उसके विपरीत किधर लगेगा? इस दिशा में लगेगा, उतना ही इस दिशा में लगेगा। तो जैसे बोलते हैं कि भैया समुद्र है कोई, ये समुद्र है आपका, समुद्र है, इसके किनारे कोई नाव है, नाव है, अगर आप नाव में से इधर की तरफ कूद गए, ये जमीन है इधर, ये जमीन है, ये पानी है, आप इसमें नाव में अभी तक खड़े हुए थे, ठीक है, और आप इधर कूद गए इधर, तो ये नाव किधर जाएगी? तो आपका जो फोर्स है वो इधर की तरफ गया, तो ये नाव किधर चली जाएगी? विपरीत दिशा में। जैसे आपने कुछ फायर किया, गोली चलाई, आपने कुछ फायर किया तो उतना ही क्या बोलेंगे? प्रेशर वापस लगेगा, वापस लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? थप्पड़ पर लागू नहीं होता है, मैंने उसे थप्पड़ लगाया, उसने भी एक थप्पड़ लगाया, क्योंकि हाँ जरूरी नहीं है कि भैया फोर्सेस सेम हो। आपने मजबूत चाटा लगा दिया किसी को, सामने वाले ने हल्का लगाया, तो वो फिर एक्शन रिएक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया। बंदूक से गोली चलने पर लगने वाला झटका, बहुत बढ़िया। वोट एंड वाटर स्ट्रीम, वो तैरती क्यों है? क्योंकि उतना ही बल उसने वापस लगा दिया, वही उसको आगे बढ़ा देता है, वही उसको आगे बढ़ा देता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, या फिर कॉपरनिकस, या फिर आइंस्टीन ने? तो आप बोलेंगे भैया न्यूटन ने। क्या बोलेंगे? सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में आपका जैसे पृथ्वी और चंद्रमा है, उनके बीच में आप मुझे बताएं कि गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है या नहीं करता है? जी भैया बिल्कुल करता है। तो ये कहता है कि F जो है, F समानुपाती होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से कॉन्सेप्ट समझना, यानी दो वस्तुएं हैं m1 और m2, उनके मास हो गए, ये मास हो गया, ये आपका मास हो गया, m1 m2 दो वस्तुएं हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो r है, ठीक है। उनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो समानुपाती होगा किसके साथ ही? आपका वो समानुपाती होगा आपके किसके? दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के। हिंदी में आती है परिभाषा, बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है। क्या बोलेंगे? किसके समानुपाती होता है? तो पूछ लेता है, दो वस्तुएं रखी हुई हैं, उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके समानुपाती होगा? तो दोनों के किसके होता है? गुणनफल के होगा या नहीं होगा? बोलो। उनके बीच की दूरी के वर्ग के, उनके बीच की दूरी के साथ ही स्क्वायर के आपका क्या बोलेंगे? आपका क्या होता? व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अपॉन में है, और ये क्या है? ये प्रोपोर्शनल है। तो गुणनफल के तो समानुपाती, और साथ ही बीच की दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कुमार, बहुत अच्छा लिखा है। और इसी को हम क्या कह देते हैं? फिर इसी को कह देते हैं हम F समानुपाती हो गया ना, समानुपाती। F बराबर हो जाता है G, और ये G क्या है बताएंगे एक बार भैया? समानुपात का चिन्ह हटा करके G एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या बोलेंगे? G एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, भैया एक नियतांक है। क्या बोलते हैं इसी को? एक आपका क्या है? ये सार्वत्रिक, जो सब जगह, यूनिवर्सल भी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सब जगह इसकी वैल्यू बराबर होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं इसको। कितनी वैल्यू होती है इसकी? हमेशा जो कैपिटल G की वैल्यू है वो हमेशा होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻23, सॉरी -23 बोलो, -11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो देखो G की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकाली होगी G की वैल्यू, जरा बताएं सारे दोस्त। भैया यहां से G निकाल सकते हैं? जी भैया, G बराबर क्या होगा? F फोर्स है, G इंटू क्या आ जाएगा भाई? G निकालना है तो R स्क्वायर यहां से हटाएंगे, भाग में है तो उधर कहां? गुणा में पहुंच जाएगा, और m1 m2 मल्टीप्लाई में थे तो ये आपके आ जाएंगे डिवीजन में। अब F को किस में मेजर करेंगे? तो इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो आप बोलेंगे F भैया न्यूटन में, R बीच की दूरी थी,
तो दूरी को किस में नापेंगे, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। और m1 m2 यानी ये द्रव्यमान है तो ये भी किलोग्राम में और ये भी किलोग्राम में, तो क्या बोलेंगे, किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे हमको पलायन वेग पढ़ना चाहिए। पलायन वेग जानते हैं ना, एस्केप वेलोसिटी, क्या बोलते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कि वीई बोल देते हैं। तो वीई की वैल्यू कभी आपसे पूछे तो आप कहना वीई बराबर होता है 2g मास, मास किसका, अर्थ का, अपॉन आर ई त्रिज्या। ये कल मैंने आपको दोनों बताए थे। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है वो भी मैंने कल वैल्यू आपको बताई। ये मास ऑफ अर्थ है, ये आपका अर्थ, क्या बोलेंगे, अर्थ की आपका रेडियस है, ये भी कल बताया 6000, क्या बोलेंगे, 371 किलोमीटर। ये सारी कैलकुलेशन जो वैल्यू कल मैंने आपको बताई आप इसमें रखोगे, कैलकुलेशंस करोगे तो वी कितना आता है, 11.2, क्या बोलेंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सॉल्व करोगे तो आएगा। सॉल्व करने के लिए आपको शायद इसमें 10-15 मिनट लगे, ज्यादा भी लग सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, वो 11.2 होती है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है किसी चीज को आप कितनी स्पीड से फेंकते हैं कि वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों से बाहर चली जाए, वापस ही ना आए। जैसे आपको अंतरिक्ष यान भेजना है तो अंतरिक्ष यान को वापस आ जाएगा या पार चला जाए, पार चला जाएगा भैया। तो किससे भेजना पड़ेगा, सैटेलाइट है, किस स्पीड से भेजना पड़ेगा, एस्केप वेलोसिटी से। जैसे कहते हैं ना कि हनुमान जी ने आपका भैया किसको, आपका 10,000 हाथियों को फेंक दिया। जानते इस बात को, नहीं, एक कथानक है एक। तो मतलब अगर हम एजम्पशन भी कर लें तो किस वेलोसिटी से भेजा होगा, एस्केप वेलोसिटी से, उतनी ताकत से भेजा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। एक वस्तु का पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है, जो मास है, m इक्वल्स टू आपका 100 kg, ठीक है। तो पूछ रहा है गुरुत्व जनित त्वरण GE, जी मतलब जो आपका ग्रेविटी ऑफ अर्थ है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी होती तो 9.8 है, पर कैलकुलेशंस में 10 ले लेते हैं। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GE अपॉन 6 है, तो चंद्रमा का पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? बहुत बच्चे इसको गलत कर देते हैं, बताएंगे जी। तो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे भैया चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है 9.8 का 1/6 होता है। 9.8 में अगर आप 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6 और 1.6 के करीब आ जाता है, किसका, आपका मून का। तो चंद्रमा का 1/6 है, किसके कंपैरिजन में है, किसके कंपैरिजन में है, बोलेंगे भैया, बोलेंगे भैया पवन पुत्र ने फेंके थे। हाँ वो एक ही पुत्र हैं यार, वो भाई भाई हैं दोनों, पवन के ही बेटे हैं, भीम भी आपका, हनुमान जी भी। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया, 60 60 60, 100/6, 100/6, 100/6, 100/6 गलत आंसर है, 100 ही होगा। मास विल बी नेवर चेंज्ड, क्या बोलेंगे, मास कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, नेवर चेंज। अगर W होता, देखना जरा, W क्या होता, M इंटू जी, यानी वेट का अगर कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जिन साथियों ने ठीक आंसर दिए हैं बहुत गजब, आपको समझना चाहिए, हमेशा बताया है, मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो W ही तो डिपेंड करता है G पर, मास क्या G पर डिपेंड करता है? नहीं जी। अगर मैं बोलता वेट 100 kg है तभी तो चेंज होता, तो बाहर बदलता है, क्या बदलता है भैया, बाहर चेंज होगा, बाहर बदलता है, ठीक है, बाहर बदलता है। मास जो होता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, क्या बोलेंगे, द्रव्यमान भैया कभी नहीं बदलता है, बात समझे, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। मैं आपसे बोलूं एक वस्तु का जो m है वो 20 kg है, इसको अंतरिक्ष में ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, स्पेस में ले जाऊंगा तो क्या होगा, आप बोलेंगे 20 kg होगा भैया, 20 kg होगा, ठीक है। मैं बोलूं इसको मैं चंद्रमा पे ले जाऊं, तुम्हारे घर ले जाऊं, उनके घर ले जाऊं, तो भी 20 kg ही रहेगा, मास कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो वेट, अगर वेट किस पर डिपेंड करता है, G पर। अगर G की वैल्यू 0 हो जाए, बात समझना, यदि G बराबर हो जाए 0,
यदि जो गुरुत्वीय त्वरण है वह जीरो हो जाए, किसी भी वजह से हो जाए, तो जी अगर शून्य होगा तो क्या बोलेंगे भैया डब्लू की वैल्यू कितनी आएगी। यदि जी बराबर जीरो तो डब्लू बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी भार जो है वो शून्य हो सकता है, भार जो है वो शून्य हो सकता है। भार के बारे में एक बार आपका स्टेटमेंट दिए गए, क्या भार का एक नंबर स्टेटमेंट, भार का मान शून्य हो सकता है, द्रव्यमान का मान शून्य हो सकता है, तो आप कहेंगे द्रव्यमान का मान शून्य नहीं होगा। द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा, हमेशा किसी पर नहीं, एम जो है वो चेंज ही नहीं होगा। बात समझ में आई। इतनी बात याद रख लेना कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है, भार उसने पूछा ही नहीं था। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, भार कब मालूम पड़ेगा बताएंगे। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका भी भैया किधर, विपरीत दिशा में आपका उत्क्षेप होगा, एफ होगा। एकदम से ठीक है, ऊपर जा रही है। और जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आए, लिफ्ट नीचे की तरफ आए यदि, तो क्या लगेगा, वजन फिर आपका घटा हुआ लगता है। क्या बोलेंगे, घटा हुआ लगता है। ठीक है, घटा हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लिफ्ट है वो स्वतंत्र लटकी हुई होती है, और फ्री फॉल की स्थिति भी होती है, उसकी डोरी टूट जाए तो तुम्हारी खोपड़ी लग जाएगी छत में उसकी में, क्योंकि एकदम से उठ जाओगे। अब यहां पर ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट होता है लिफ्ट के जैसा ही, क्या बोलेंगे, पेंडुलम का। जो लोलक है, लोलक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पेंडुलम के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताएंगे। जो पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम भी ऐसे ही आपका जो साथी, उसका आवर्तकाल की अगर हम बात करें, टी बराबर ये फॉर्मूला याद रख लेना, 2π√L/g होता है। ठीक है, L/g होता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, इसका टाइम पीरियड हो गया, आवर्तकाल हो गया। तो आवर्तकाल पूछता है, जो आवर्तकाल टी क्या है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल किस पर निर्भर करेगा जरा बताना, एल पर। तो आवर्तकाल बहुत बार पूछता है किस पर निर्भर करता है, ये लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करेगा। ठीक है, टी बराबर। ठीक है, जैसे एक बार कई क्वेश्चन पूछा जाता है, सरल लोलक जो होता है, जो आपका सरल लोलक नहीं, उसको बोले अगर सेकंड लोलक तो ज्यादा ठीक रहेगा। मुझे बताओ सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। जो सेकंड्स पेंडुलम होता है, सेकंड्स पेंडुलम होता है, उसका आवर्तकाल कितना होता है, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कितना होगा उसका, ये फिक्स है। ये कितना होता है आपका, ये बोलेंगे आप 2 सेकंड होता है, 2 सेकंड होता है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लड़की जो है वो झूला झूल रही है, एक लड़की जो है झूला झूल रही है। ठीक है, उस झूले पे वो अब तक तो बैठी थी, ठीक है, बैठी हुई थी अब तक, लेकिन उस पे वो खड़ी हो जाए तो लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल किस पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड, वो लेंथ पर डिपेंड करता है। क्या बोलेंगे, लेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति होने का क्या कारण है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फिर आपका सरफेस टेंशन है, तो आप बोलेंगे भैया सरफेस टेंशन होगा। जो सरफेस टेंशन होता है दोस्त, इसका मतलब ही क्या है, न्यूनतम क्षेत्र को वो घेरना चाहे, न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति है। जैसे आपके पास एक कागज है, आप अपने हाथ में कागज लेके देखिए, कागज वो न्यूनतम कैसे होगा, अभी उसका एरिया इतना बड़ा है आपके कागज का, कम से कम कैसे होगा, आप उसको इकट्ठा करोगे, आप उसको और मोड़ोगे, क्या हो गया सबसे छोटा। आप कहेंगे नहीं भैया अभी भी इतनी जगह ले रहा है। मैं कहूँ और तय बनाओ, तो आप कहेंगे भैया अभी भी इतनी जगह ले रहा है। मैं कहूँ इसको इकट्ठा कर लो, तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल कब होगा, जब वो वस्तु गोल हो जाएगी। आप अपने पास एक कागज लेके देखें, कम से कम एरिया कब घेरेगा, तो यही पृष्ठ तनाव है। तो इसी वजह से बूंद भी क्या हो जाती है, न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति, वो क्या है, वो पृष्ठ तनाव है। जैसे आप पानी में ब्रश को भिगोते हैं, क्या बोलेंगे, ब्रश को पानी में, ब्रश दाढ़ी बनाने वाला ब्रश है, ब्रश के जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाएंगे या नहीं चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे या नहीं चिपक जाएंगे बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, जी भैया पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव को मापते किस में है, आपका याद रख लेना, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तनाव जो होता है, टेंशन जो होता है, वो किस पर, आपका एक बल कार्य करता है प्रति एकांक किस पर, लंबाई पर। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, आगे आएंगे। ऐसे ही पृष्ठ तनाव की जगह एक उदाहरण आते केशिकत्व के, केशिकत्व नाम सुना होगा आपने, केशिकत्व जिसको बोलते हैं हम कैपिलरिटी, क्या बोलते हैं इसको, इसको भैया
कैपिलरिटी, कैपिलरिटी बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं जैसे किसी चीज का ऊपर चढ़ना। जैसे लालटेन में क्या होता है, लालटेन में बत्ती के सहारे कहाँ पहुंच जाता है, तेल ऊपर पहुंचता है, डिबिया में तेल ऊपर पहुंचता है। जी भैया, जैसे मोमबत्ती में मोम ऊपर पहुंच जाता है अपने आप ही, मोमबत्ती में मोम ऊपर पहुंच जाता है, मोम ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। तो ये किसकी वजह से होते हैं, केशिकत्व की वजह से होते हैं। जैसे किसान है, एक किसान है, उसमें क्या हो जाती है, खेत में केस नली हो जाती है, तो पानी क्या होता है, वेपराइज होके ऊपर जाता रहता है, वेपराइज होके ऊपर जाता रहता है, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। तो किसान क्या करता है, इस खेत को जोत देता है, यानी कि इन केस नलियों को तोड़ देता है, केशिकत्व की प्रक्रिया को बंद कर देता है, यानी जो अंदर जो नमी है, जो यहाँ पर साथी आपका नमी है, वो आपकी बनी रह जाए, बनी रह जाए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं कैपिलरिटी के। जैसे मैंने बोला चीज ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसी जल में भी होता है। जल में, जैसे जल की बात करते हैं, कैंडल की बात कर ली हमने, जल की बात करते हैं, जल में क्या होता है, प्लवन होता है। इसी तरह प्लवन, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन, क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, फ्लोटेशन बोलते हैं। तो प्लवन में एक वस्तु डब्लू है, डब्लू का मतलब क्या है, उसका वेट। ठीक है, किसी वस्तु का कोई भार होगा, जी भैया। एक होता उत्क्षेप, जो पानी का ऊपर की तरफ उस पर काम करने वाला जो फोर्स है, उत्क्षेप बोलते हैं उसको। अगर W ज्यादा हो गया F से तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, यानी उत्क्षेप कम लग रहा है और वेट ज्यादा है। अगर W बराबर हो गया F तो जहां वस्तु है वहीं पर रहेगी, जहां पर है। और अगर W लेस देन F है तो क्या बोलेंगे, ऊपर की ओर उठ जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी, ऊपर की ओर उठेगी। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, तो तुम तैरने जाओगे, बहुत सारे लोग तो डूब जाओगे, बहुत सारे लोग उल्टे लेटे रहते हैं पानी पर, देखे आपने, आप देखोगे बहुत सारे लोगों को। तो उसका मतलब क्या है, वो अपने वेट को बैलेंस करना सीख जाते हैं, मतलब वहीं पर तैरते रहेंगे। एक है पानी में नीचे तो ऊपर की ओर आएगा, एक है कि वस्तु डूबेगी कब, जब वेट जो है वो बड़ा हो जाएगा, किससे, एफ से, उत्क्षेप से। ठीक है, जैसे सर थर्मोमीटर का तापमान ऊपर की तरफ बढ़ता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा आपने दीपिका, बहुत शानदार है। ठीक है, वेरी गुड। आगे, ताप बढ़ने के साथ में द्रव की श्यानता, मैंने बता दिया द्रव की श्यानता क्या होती है। आपने एक गिलास पानी लिया, ये पानी आपने एक गिलास अपने फर्श पे फेंका, कितनी दूर तक जाएगा, कुछ दूर तक जाएगा। यहां किनारे पे लगाया आपने सरफेस से और ऐसे फेंका। मैं बोलता हूं आपने यहीं पर हनी लिया एक गिलास में और शहद को फेंका, ऐसा हो सकता है गिलास से बाहर ही ना निकले, या गया भी तो कहां, थोड़ा बहुत दूर गिर जाएगा, ऐसा ही तो है। तो यानी कि शहद क्या है, वो गाढ़ा है, शहद क्या है, वो गाढ़ा है। तो जो गाढ़ा है उसकी जो विस्कोसिटी है, जो श्यानता है वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पे कोई भी द्रव है, जैसे इसको पानी का हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसकी जो साथी श्यानता है वो हमेशा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, श्यानता क्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी श्यानता क्या थी, ज्यादा थी। शहद को आप गर्म करोगे थोड़ा सा क्या हो जाएगा भैया, कम गाढ़ा हो जाएगा, कम गाढ़ा होते ही क्या हो जाएगा, श्यानता घट जाएगी। ठीक है, दूर तक ट्रेवल कर जाएगा। लेकिन गैस के नियम में ये नहीं होता। गैस में याद रख लेना, गैस में अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, आपका जो श्यानता है वो बढ़ जाएगी, श्यानता क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। यानी गैस इसके उल्टे व्यवहार करती हैं। अब मैं आपसे पूछूं ठोस में श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कहेंगे भैया ठोस की तो श्यानता होती नहीं, क्योंकि श्यानता तो बहने का गुण है, श्यानता तो क्या है, बहने का गुण है। वो किस में हो सकता है, बह रही है गैस, बह रहे हैं लिक्विड, ठोस थोड़ी ना बहते हैं, ठोस तो अपनी जगह रखा हुआ है। ठीक है, ठोस में अगर श्यानता होती तो तुम्हारे घर का फर्नीचर सारा इधर से उधर भागा घूमता, तो ठोस में कभी भी विस्कोसिटी नहीं होती है। जल का अधिकतम घनत्व कितने पर होता है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो आप बोलेंगे भैया 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और के की वैल्यू कभी भी निकालनी है तो 273 प्लस सी कर देते हैं, तो सी कितना है आपका 4 है, तो 277 केल्विन हो जाएगा, 277 केल्विन हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फॉर्मूला याद है। सारे स्केल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, तो क्या बोलेंगे भैया C/5 बराबर, C/5 बराबर कोई भी टेम्परेचर आपसे पूछे, F-32/9 बराबर R/4, R/4
बराबर k माइनस 273/5। ये चारों के चारों स्केल का आपस में, ये क्या है, ये केल्विन है, ये क्या है, ये रोमर टेम्परेचर है, रोमर रोमर तापमान है, ठीक है, रोमर स्केल बोलेंगे इसको। ये फॉरेन हाइट हो गया, क्या हो गया, फॉरेन हाइट हो गया। आप बोलेंगे भैया ये सेल्सियस है, ये केल्विन है, ये फॉर्मूला याद रखो। तो जैसे अब किस किस को पूछा था उसने, अब हमको तो भैया ये पता होता है बस 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका क्या होता है, डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है, क्या बोलेंगे। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, अब इनका रिलेशन देखो, यानी हमसे पूछा कितना था, केल्विन, तो हमको किससे मतलब था, सिर्फ ये स्केल 1 2, बताना कौन कौन से स्केल से हमें मतलब था। आप कहेंगे भैया केल्विन में पूछना था, सी हम जानते हैं, तो हमारा रिलेशन था 1 और 4 से, 1 और 4 से, तो 273/5 हो गया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। सी की वैल्यू आपको दे रखी थी 4, के की वैल्यू हमको चाहिए थी, तो 273 उधर जा करके जोड़ दिए। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। आगे आएगी, दृश्य प्रकाश जो होता है, जो व्हाइट लाइट है, जो जिसकी वजह से आपको दिख रहा है, व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं, अगर किसी प्रिज्म से होकर के हम इसको निकालें, किसी प्रिज्म से होकर के निकालें, तो क्या बोलेंगे भैया 7 कलर होते हैं, विवग्योर। क्या होता है, विवग्योर, जानते हो ना ये। V4 क्या होता है, वायलट, क्या होता है, V4 होता है वायलट अर्थात बैंगनी, क्या होता है, बैंगनी। I4 इंडिगो आसमानी, B4 ब्लू, ठीक है, यानी नीला, ग्रीन हरा, येलो, येलो क्या होता है, पीला, ऑरेंज क्या होता है, नारंगी, और ये रेड होता है, रेड अर्थात आपका लाल होता है, ठीक है। तो जो दृश्य प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलके बनता है, ठीक है, आप बोलेंगे भैया 7 रंगों से। उसको बांट देना, स्कैटरिंग किसकी वजह से होती है, तो आप कहेंगे भैया वो प्रिज्म की वजह से होती है, प्रिज्म से निकाल दें अगर। अब पूछ रहा उसका जो साथी आपका क्या पूछा है, जो दीर्घ्यमान है, जो वेवलेंथ है, उसकी टोटल वेवलेंथ कितनी होती है, तो टोटल वेवलेंथ उसकी होगी दोस्त आपका 390 से 780 आपका क्या बोलेंगे एनएम के बीच में होती है दीर्घ्यमान। और ऐसे ही पूछता सोलर रेडिएशन आपसे कभी, सौर विकिरण का मान कितना होगा, भाई आपका तरंगदैर्घ्य आप जानते हैं ना, एंगस्ट्रॉम न्यूटन मीटर, तो आप बोलेंगे 400 से लेकर के भैया 700 न्यूटन मीटर के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, दृश्य जो प्रकाश है उसका स्पेक्ट्रम, जो दृश्य प्रकाश समझ रहे हैं, विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, दृश्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, वो होता है आपका 3900 लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में तरंगदैर्घ्य नापी जाती है हमेशा, इसके बीच में होता है। जैसे एक पूछा जाता है आंखों के लिए कौन सा बेस्ट होता है, अब आप कभी धूप में गए होंगे तो बहुत तेज धूप में आंखें खुल जाती हैं क्या, आंख के लिए जो सबसे बेहतरीन है, जो उसको आंख बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए, वो होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। और इसमें कलर भी होते हैं आंख के लिए, जो सबसे अच्छे होते हैं वो होते हैं पीले और हरे रंग। कौन से होते हैं, पीले और हरे रंग होते हैं, इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट्स की दीवारों का जो रंग है वो हरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, तो क्योंकि वो आंख के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, आंख के लिए बहुत अच्छा है। जब हमारा घेर था, घेर का मतलब हम पांचों भाई बहन उसी में बैठ के, हमारे तो नियम थे पढ़ने के फिक्स, इतने बजे उठना, इतने सोना, हमारे पापा मतलब बहुत स्ट्रिक्ट थे, हद से ज़्यादा। स्टूल पे बैठ के पढ़ना, लालटेन पढ़ना है, कर दियो कुछ भी, और रजाई में ऐसे बैठ के नहीं पढ़ सकते, बहुत मार भी लगी है हमें, अगर कोई सो जाए तो, किसी को नींद आ जाए। कई बार तो दीदी हमें जो फिल्मों की कहानी सुनाती थी हमारी बड़ी वाली, वो क्या मतलब कैसी हो, तो पापा का फिक्स टाइम था, और आगे पीछे भी आ जाते थे वो पहले भी। तो ऐसे हमारा टाइम था 10 से 4 का, इतना ही सोना है, और ऐसे समझो जैसे हॉस्टल में मजबूत वार्डन हमें मिला हो। तो हमारे जो हम लोग हमसे पूछते थे भैया तुम पढ़े, तुम्हारी आंख क्यों नहीं खराब हुई, तो हम ये कहते थे हमारे जो घेर में हमारे कमरे का रंग था ना, वो हरे रंग की दीवार थी। यहाँ देखेंगे अकस्मात थी, हमें पता भी नहीं था तब। तो मुझे बताओ जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आप कहेंगे लाल रंग की जो है भैया, यहाँ पे समझना कई सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, इसीलिए आपने देखा होगा डी पर बहुत जगह पे क्या लगाया जाता है, आपका तरंगदैर्घ्य, लाल रंग के इंडिकेटर बनाए जाते हैं। तो तरंगदैर्घ्य कम किसकी हो गई, तरंगदैर्घ्य कम किसकी हो गई, वायलेट की हो गई। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा जो होगी आपका दोस्त वो किस पर डिपेंड करती है, वो तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करेगी। ठीक है, उल्टी होती है उसका, उल्टी 1 करके आवृत्ति बराबर निकालना है। आवृत्ति, अगर मैं एक फॉर्मूला बताऊं आपको, आवृत्ति किसके समानुपाती होगी, 1/तरंग दैर्ध्य के, यानी फ्रीक्वेंसी आपका किसके प्रोपोर्शनल है, 1 तरंग दैर्ध्य। ठीक है, वेवलेंथ के। तो जिसकी आवृत्ति कम हो गई तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, वॉयलेट की। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, आप कहेंगे भैया वो आपका वॉयलेट की होती है। किसकी होती है, वॉयलेट की होती है, ये बात याद रख लेना। ठीक है, बाकी प्रकाश के बारे में आप कॉमन चीजें जानते होंगे कि उसकी गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में होती है, निर्वात में होती है। हाँ, ऐसा ही कुछ। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोपी, अंदर डाली जाती है मशीन, उसकी सीडी बनती है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, अंदर क्या हलचल चल रही है, तो वो क्या होता है, एंडोस्कोपी। तो पर एंडोस्कोपी मतलब कुछ आपका साथी ऐसे न लिए, उसमें कुछ आपका अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR बोलते हैं, TIR। क्योंकि कभी भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, डैश टू रेयर, यानी आप कभी भी सघन से विरल माध्यम में जाएं, सघन से विरल माध्यम में जाएं, और बहुत सारी शर्तें हैं फिर उसके लिए कि भैया आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो कहने का मतलब है वो TIR है। इसी पर काम करता है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर इसी पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर बोले तो आपका प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु किस पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए गए होंगे ना आपके शहर में, बिछ रहे होंगे फाइबर की लाइन, जो आप इंटरनेट वगैरह चला पा रहे हैं। जैसे मैं बोलूं हीरा क्यों चमकता है, शाइनिंग ऑफ ए डायमंड, हीरे की चमक किसकी वजह से है, हीरे की चमक। लेकिन मैं बोलूं आपका तारों का जो टिमटिमाना है वो किसकी वजह से है, शाइनिंग ऑफ स्टार्स, तारों का जो टिमटिमाना है वो भैया आपका किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से है, वो अपवर्तन की वजह से है, अपवर्तन की वजह से है, अपवर्तन की वजह से है। जैसे रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, किसकी, रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, आपका तारों का टिमटिमाना हो गया, सूर्योदय जो आपका साथी, जो सनराइज है वो आपको पहले ही दिख जाता है, नहीं दिख जाता, जी भैया। जैसे अपवर्तन की वजह से क्या होता है, बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का ऐसे नहीं लगता कि ऊंचा उठा हुआ है, कभी आप उसको देखोगे तो बीच में से देखना उसमें सिक्का डाल के, बाहर से देखना गिलास का कोई आप बोतल लें, उसमें किसी स्टिक को ऐसे रख दें तो क्या लगती है, मुड़ी हुई लगती है। ये सब किसके है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से है। क्या बोलेंगे, ये सब रिफ्रैक्शंस की वजह से होते हैं। ठीक है, अपवर्तन के उदाहरण है। प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग की वजह से आसमान कैसा लगता है, नीला दिखता है। प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है, नीला आसमान, नीला आसमान होता है। और आपका रिफ्लेक्शन की वजह से बात करें, रिफ्लेक्शन, आप किसी तालाब के किनारे खड़े हैं, आप किसी झील के किनारे खड़े हो ऐसे, ठीक है, कोई झील है, अब यहां किनारे पर एक पेड़ है, किनारे पर क्या है, एक पेड़ है, ठीक है, आप यहां खड़े हुए हैं ऐसे, आपको ये पेड़ पानी में दिखता है, कई बार नहीं, पानी में दिखता है भैया ये वाला पेड़ ही या नहीं, सेम जो घर है ऊपर वो पानी में भी दिखता है, तो ये किसकी वजह से होता है, ये परावर्तन की वजह से होता है। ठीक है, सेम इमेजेस जो दिखती हैं उसी की, लेकिन असली तो नहीं है, आप क्या बोलेंगे, रियल नहीं है भैया, कैसी होती है, काल्पनिक होती है, इमेजनरी इमेजेस जो होती हैं वो किसकी वजह से दिखती हैं, वो परावर्तन की वजह से दिखती हैं। ठीक है दोस्त, मृग मरीचिका का कारण क्या है, माइरेज, आप रेगिस्तान में जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि दूर जो है पानी है, दूर जो है पानी है, बोलेंगे भैया। प्रकाश का व्यतीकरण, प्रकाश के विवर्तन की वजह से, पोलराइजेशन ऑफ लाइट की वजह से, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, तो क्या बोलेंगे, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की समय से होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, कौन सा है जिसमें उच्चतम ऊर्जा होगी। ठीक है, उच्चतम ऊर्जा, तो उच्चतम ऊर्जा के लिए भी जाने, विबग्योर, विबग्योर, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, क्रम देखना इसका, क्या लाल रंग में होगी, आप कहेंगे नहीं भैया, क्या येलो में होगी, आप कहेंगे नहीं भैया, क्या ग्रीन में होगी, आप कहेंगे नहीं,
आप कहेंगे नीले में होगी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है भैया? तरंग दैर्घ्य जानते हैं? तरंग दैर्घ्य जानते हो आप? किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो तरंग दैर्घ्य जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। आवृत्ति क्या होती है इसकी? सबसे कम होती है। आवृत्ति क्या होती है इसकी? सबसे कम होती है। और ऊर्जा भी, एनर्जी भी इसकी क्या होती है? कम होती है। तो मैं आपसे बात करूं तो ऊर्जा सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? तो आप कहेंगे वायलेट की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? वो वायलेट की होगी। लेकिन ऑप्शन में आपको वायलेट थोड़ी ना दिया है कहीं भी। आप कहेंगे नहीं भैया, तो वायलेट के बाद में दूसरी किसकी होगी एनर्जी? इंडिगो की होगी। घटता हुआ है ऊपर की तरफ। भाई ऊपर ऊर्जा कम हो गई, यानी नीचे ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा हो गई। आवृत्ति इसकी सबसे कम, तो आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी? वायलेट की। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो वायलेट की सबसे कम हो जाएगी। क्या? आपका वेवलेंथ। तो क्या समझ रहे? इंडिगो नहीं तो फिर कौन सा आता? ब्लू आएगा। अगर अब ब्लू नहीं होता तो किसको चुनते ऑप्शन में? मान के चलो ब्लू की जगह मैं लिख दूं आपको यहां पर ऑरेंज लिख देता, ऑरेंज, तो तब किसको चुनते जरा बताएं? अगर मैं ऑरेंज लिख देता इसकी जगह तो आप किसको चुनते? तो आप कहेंगे भैया ऑरेंज लिख देते तो हम फिर चुन लेते किसको? ब्लू भी नहीं है तो फिर ग्रीन का नंबर आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर ऑनलाइन क्लास लेते समय आंखें दर्द करती हैं, सुंदरी यादें। बच्चा आपको पढ़ना चाहिए आंख के बारे में। आंख की जो सिलियरी मसल्स हैं, आपको इसीलिए तो ब्लैक बैकग्राउंड पे पढ़ा है। इससे पहले आपको देखना, पहले 2 3 4 साल पहले की क्लासेस देखना, सबकी वाइट बोर्ड पे होती थी। मैंने मुहिम चलाई, सब लोगों से बोला, ठीक है, सब लोगों से बात की कि सर प्लीज ब्लैक पे पढ़ाना शुरू करें, बच्चों की आंखें खराब होती हैं। व्हाइट बैकग्राउंड पर कभी ना पढ़ें। व्हाइट बैकग्राउंड सबसे ज्यादा नुकसान देता है। या तो ग्रीन या ब्लैक। ठीक है, क्या बोलेंगे? या तो ग्रीन या फिर भैया ब्लैक होना चाहिए। ओके। आंख में सुबह सुबह क्या लगाओ? सुबह उठो तो लार लगाओ, टाइलिन। क्योंकि आंख कैसी है? आंख की जब कभी भी अम्लीयता घटेगी, एसिडिटी घटेगी, तो उसको छाड़ दो। जो हमारा लार है, वैसे तो उसकी 6.8 के आसपास पीएच वैल्यू होती है, लेकिन सुबह की जो लार होती है हमारी, सुबह की जो लार है उसकी पीएच वैल्यू 8 के आसपास पहुंच जाती है। तो अम्ल और क्षार मिलेंगे, एसिड और बेस मिलेंगे, तो क्या होगी? आंखें न्यूट्रल होंगी। न्यूट्रल होंगी, उसी को उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। आंखों को सुरक्षित रखने का उससे बेहतर तरीका कोई नहीं है। बस मैं हमेशा आपसे ये कहता हूं कि भैया रात की मिर्च खाई हुई मत लगा लेना आंख में से सुबह सुबह उठ के, है ना? तो अपना ध्यान रखा करो। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार है। आपने अध्ययन पता है क्यों किया था अपने जीवन में? उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए। एग्जाम पास करना उसमें एक साधक है। वो आप पास करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। कई बार मेहनत के बाद भी जॉब नहीं मिलती, ये भी जरूरी नहीं है। तो आपको सीखना हो, कम से कम उस जो अध्ययन है उसको अपनी लाइफ में प्रयोग करो। आगे तो जल के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? द्विफोकसी लेंस, अभिसारी लेंस लाइक ए कॉन्वर्जिंग लेंस, या फिर डाइवर्जिंग लेंस, या फिर आपका शंक्वाकार लेंस जैसा? आप बोलेंगे भैया अपसारी लेंस जैसा। ठीक है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस जैसा काम करता है। ये बात याद रख लेना। किसके अंदर? पानी के अंदर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस है जो उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइटनेस। निकट दृष्टि दोष को ये हम क्या बोलते हैं? आपका क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं आपका दोस्त मायोपिया। मायोपिया के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो मायोपिया के लिए क्या होता है आपका भैया? कॉनकेव या फिर नतोदर बोल देंगे, या फिर इसको बोल देते हैं अवतल लेंस। क्या बोलेंगे? अवतल कह देंगे। ठीक है। कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो ये किसके लिए? निकट दृष्टि, इसके लिए दूरदृष्टि दोष के लिए हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए। और दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं, दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए हम उत्तल भी प्रयोग कर सकते हैं, उत्तल कह सकते हैं इसको। नाम एकदम उल्टे हैं। दूरदृष्टि दोष का मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब है कि दूर की वस्तु तो साफ दिखेगी भैया, लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या है? निकट की वस्तु तो साफ दिखेगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। मुझे आप बताओ जरा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के, पढ़ने वाले बच्चों में कौन सा दोष पाया जाता है ना? 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए, आपको बताने हैं अभी। कौन सा पाया जाता है?
ठीक है। एक आपसे पूछेगा भैया जरा दृष्टि दोष, जरा मतलब बुढ़ापा होता है, जरा किसको बोलते हैं, बुढ़ापे की अवस्था को, जरा दृष्टि दोष इसको बोलते हैं आपका साथी। इसके लिए कौन सा लगाएंगे, क्या बोलेंगे, बाइफोकल लेंस लगाते हैं, बाइफोकल। बाइफोकल का मतलब होता है द्विफोकसी। जरा दृष्टि दोष कब होता है, बुढ़ापे में होता है, तो दोनों लेंस लगा देते हैं, उत्तल भी अवतल भी, एक चश्मे में दो हिस्से कर देते हैं, ऊपर देखना भैया यहाँ से देख लेना, नीचे देखना तो यहाँ से देख लेना, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका, जरा दृष्टि दोष के लिए हो जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया आपका। अब कुछ क्वेश्चंस मुझे बताएं, पढ़ने वाले बच्चे कौन सा लेंस लगाएंगे, तो सीधी सी बात है, पढ़ने वाले को तो भैया, पढ़ने वाले को दूर दूर का तो छोड़ो, नजदीक का ही तो नहीं दिखता, निकट का ही तो नहीं दिखता, और निकट का ना दिखे, निकट का ना दिखता हो तो वो कौन सा दोष होता है, तो आप कहेंगे भैया वो दूरदृष्टि दोष होता है, जिसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखती है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो साफ दिखती है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की साफ दिख जाएगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, उल्टे हैं एकदम। तो पढ़ने वाले लगाएंगे हमेशा उत्तल लेंस, ठीक है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, चीजों को बड़ा करके, जब आप बुजुर्ग अवस्था में आ जाएंगे तो चीजों को पढ़ने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी, अक्षरों को बड़ा करेंगे, वो होता है आवर्धक। आवर्धक लेंस भी उसको हम बोलते हैं, तो वो कौन सा होता है, वो भी भैया उत्तल ही होता है।